कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। विथ सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर हिंदी पे कराया जाएगा। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि हिंदी पे लो, फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है और संपूर्ण उत्तर सहित आपके पे कराने वाले, ठीक है। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है, ठीक है। 2 अंक का, शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। फिर आपका चौथा आता है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है। फिर 5वां निर्देश आता है तो 5वां निर्देश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है रसकान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आपका आता है राम भक्ति शाखा, बा आता है शिव भक्ति शाखा, सा आता कृष्ण भक्ति शाखा और दाता प्रेम मार्गी शाखा। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया है रसकान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक। कृष्ण भक्ति शाखा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। फिर आपका दूसरा आता है केदी और कोकिला किसकी रचना है, तो आपका आता रामधारी सिंह दिनकर, बा आता माखनलाल चतुर्वेदी, सा आता महादेव वर्मा और दाता जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सही विकल्प दिया गया कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा रस के बिना काव्य माना जाता है, ठीक है। तो रस के बिना काव्य माना जाता है ये आपको बताना है। तो रस के बिना काव्य यहाँ पर, ठीक है, नीरस माना जाता है। नीरस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता चौथा मेघ आए बड़े बन ठन के समर के पंक्ति में अलंकार है, तो आपका आता अनुप्रास, वाता उपमा, साता मानवीकरण और दाता उत्प्रेक्षा। तो जो आपके यहाँ पर दिए मेघ आए बड़ी बन ठन के समर की पंक्ति में अलंकार है, तो चौथी का आंसर आपका आ हो जाएगा अनुप्रास, ठीक है। अनुप्रास अलंकार रहने वाला है। फिर आपका 5वां आता कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था हाजिरी लेने, बात खाना देने, साथ मारने और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर ये खांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा हाजिरी लेने। फिर आपका आता 6वां किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, तो आपका आता दिगु, बाता तत्पुरुष और साता द्वंद्व और दाता कर्मधारा है। तो यहाँ पर किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा 6 में करेगा आपका सा करेक्ट आंसर द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व समास हो जाएगा। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आप वीडियो साफ देख पाएंगे, ठीक है। अब चलिए आपके जो यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर को कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे तरह से याद कर लिए होंगे। अब आता है आपका प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक भारतीय आत्मा को डॉट डॉट कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। पहले का आंसर आपका माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। फिर दूसरा था केदी और कोयल दोनों ही डॉट डॉट देश की वासी हैं, तो इसका आंसर आपका गुलाम हो जाएगा, गुलाम देश की वासी हैं। फिर आपका तीसरा था बाणिक छंद में डॉट डॉट की गणना की जाती है, तो बाणिक छंद में, ठीक है, वर्णों की गणना की जाती है, तो वर्णों आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका चौथा आता है करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का जो स्थायी भाव वो आपका यहाँ पर शोक होता है। फिर आपका 5वां आता है गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट डॉट है, तो यहाँ पर गधे का एक छोटा भाई भी उसका नाम, ठीक है, बैल है, तो बैल आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर 6वां आता बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डॉट कहलाते हैं, तो बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, 6 नंबर की आती हैं। तो आपकी यहाँ पर स्तंभ आ और बा में दी गई सही जोड़ी, ठीक है। पहले आती है आपकी दुर्लभ, तो दुर्लभ को आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, ठीक है। दुर्लभ को आपको यहाँ पर मैच करना है कठिनता से प्राप्त, सॉरी जो आपके यहाँ पर दिए दुर्लभ, तो इसको आपको यहाँ पर आसानी से प्राप्त से मैच करना है, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी पहली। और जो आपकी दूसरी थी कबीरदास, कबीरदास आपकी साखियाँ एवं सवाद, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी थी सम्माननीय, तो इसको आपको आधार युग से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो चौथी थी मृतिका, तो मृतिका को आपको मिट्टी से मैच करना है, ये आपकी यहाँ पर चौथी रहेगी। और 5वां था दो बैलों की कथा, तो इसको मुंशी प्रेमचंद से मैच करना है। और जो 6 में थी जहरीला, तो इसको सांप से मैच करना है।
तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमने आपकी जो 6 नंबर की सही जोड़ी है वो करा दी है, तो आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमंत नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो हम आपको एक साथ दिखा देंगे। पहले आप यहाँ पर आंसर सुनते जाइए। दूसरा आता है रसकर्ण किसके अनन्य भक्त हैं। तो यहाँ पर रसकर्ण श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। यहाँ आपका तीसरा आता है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य के आपको भेदों के नाम लिखना है। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। ठीक है, चौथा आता है जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। तो क्या की जगह पर आपको रस लिखना है। और पांचवा तो रचना के आधार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार वाक्य के 3 भेद होते हैं। फिर 6वां तो रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी दहेज समस्या पर आधारित है। तो किसकी जगह पर आपको लिखना दहेज समस्या। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, लिखित आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमंत नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो दूसरे का आंसर आपका श्री कृष्ण, तीसरे का आंसर महाकाव्य खंडकाव्य, चौथे का आंसर आपका रस हो जाएगा, 5वें का आंसर आपका 3 रहने वाला, 6वें का आंसर दहेज समस्या। ठीक है, ये आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो आपका आता रसकर्ण के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठल दास था। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो आता मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो स्टूडेंट आपका ए भी सत्य रहने वाला है। फिर तीसरा आता रसयुक्त वाक्य की काव्य यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो तीसरा भी आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। फिर जो चौथा आता झूरी बेलों को देख कर गदगद हो गया, तो ये भी सत्य रहने वाला है। फिर आपका जो 5वां आता विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो जो 5वां रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, 5वां आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो 6वां आता छंद, ठीक है, छंद को पढ़ने का प्रभाव लय गति कहलाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 5 आता भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अथवा आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, फिर आपका 6वां आता कबीरदास की शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता सुमंत नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। मान सरोवर से कवि का क्या आशा है। अथवा आता हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। या आपका 8वां आता रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 9वां प्रश्न आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता दुआ छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। फिर आपका 10वां प्रश्न आता प्रेमचंद की 2 रचना लिखती है, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो आपको प्रेमचंद की 2 रचना लिखने हैं और साथ ही उनकी भाषा शैली भी लिखनी है। फिर आपका इसका अथवा आता है महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। फिर छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आता कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। या आपका 12वां तो नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, आपके 2 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं। और साथ ही आपका प्रश्न 13 आता नेपाल शब्द क्या है लिखिए। अथवा आता तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण सही लिखिए। फिर आपका 12वां आता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। फिर आपका 15वां तो मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। अथवा संधि एवं समास में अंतर लिखिए। फिर 16वां प्रश्न आता निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। अथवा आता यह आपका विद्यालय, इसको आपको निश्चितवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, फिर इसका अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना और आग में घी डालना, इनका आपको अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर आपका 17वां था हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है लिखिए। अथवा था विलोम शब्द किसे कहते हैं, सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। साथ ही आपको वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखना है। ठीक है, तो आप साफ देख पाएंगे बिल्कुल। फिर आपका 18वां आता है निम्नलिखित पदयांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पदयांश दिया गया है, तो इसी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है तो निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, जो कि आपका 3 नंबर कराएगा।
अब चलिए आपके यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए अथवा कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपका अपठित काव्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर आपका 22वां प्रश्न आता, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्तर प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। फिर आपका 23वां आता है, तो निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना आपको। तो इस तरह से जो आपका हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।